हेलो। क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो सबसे पहले तो अब कुछ सीरियसनेस दिखाई दे रही है और लग रहा है कि हम एक फोकस्ड वे में टारगेट की तरफ जा रहे हैं और हमारा परिवार भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उस सब के लिए आप सबका शुक्रिया। आप आपका काम करते रहिए, हर वीडियो को फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और मैं मेरा काम करता रहूँगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी पूरा युद्ध बाकी है, ठीक है। तो अभी तक भी जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए और एक एक वीडियो को, अपडेट को फॉलो करके नोट्स बनाते रहिए। ये आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं चाहूँगा सबका सिलेक्शन हो, जो मेरे साथ रहे हैं लास्ट तक। तो 100 में से 110, 100 से 110 क्वेश्चन के बीच में आप अटेम्प्ट कर पाएँ, उतना मटेरियल आपके पास रहे, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, वो काम मैं करता रहूँगा। और जैसा कि अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही वो सब्जेक्ट है जिसको लेके सबसे ज़्यादा क्वेरीज है, तो थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका 10 से 15% पोर्शन तो संविधान बनाएगा, ठीक है। 18-19 में से 2 से 3 क्वेश्चन संविधान से आपको मिलेंगे। बाकी 40 से 40 बनाएंगे 4 कोड, और इन 4 कोड में जो एक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, सॉरी, कोड ऑन वेजेस की हमने बात की, तो उसने 4 एक्ट अपने अंदर रिपील किए, ठीक है। 4 एक्ट से मिलके वो बना। कौन कौन से? पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन। तो इन सब से मिलके वो बना, ठीक है। तो वो चारों भी इंपॉर्टेंट हुए और वो एक्ट भी इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। वो कोड भी ऐसे ही, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, वो 13 एक्ट से मिलके बन रहा है, तो वो 13 भी इंपॉर्टेंट हुए और वो भी इंपॉर्टेंट हुआ। ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी, ऐसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है। इन चारों कोडों में जो एक्ट आ रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने कोड ऑन वेजेस भी पढ़ा और हमें बोनस एक्ट भी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, वो फाइनल है, लेकिन सरकार एक एक करके नहीं लाएगी, चारों को एक साथ लागू करेगी। और अभी तो कोरोना ही मैं सुन रहा हूँ 1 महीने से, 20 मार्च के बाद से कोरोना के अलावा मैंने तो कुछ सुना नहीं है। तो पता भी नहीं है कि कब ये सिचुएशन हटेगी और कब किसी और बारे में सरकारें सोच पाएंगी। तो आप ये मान के चलिए, और पेपर की भी सरकने की संभावना नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि तब तक ऐसा ही रहने वाला है जो आज सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में यूपीएससी के हिसाब से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट, कौन सा कोड कौन से एक्ट को रिपील कर रहा है वो भी, और उन एक्ट में क्या था वो भी, क्योंकि अभी फाइनली ये लागू नहीं हुए हैं। अभी अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उन्हीं एक्ट से देखा जाएगा, ठीक है। तो वो एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये कोड भी इंपॉर्टेंट है। तो 40% पार्ट तो ये एक्ट और ये कोड निर्धारित करेंगे आपका सिलेबस का। और बचा हुआ जो 40 से 45% पार्ट है वो आपका पर्सपेक्टिव है, सिटीजन कंसेप्ट क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, उसको सुलझाया कैसे जाता है, ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चन से बन के आता है। तो इस तरीके से हमारा लगभग पूरा सिलेबस बनता है। और जो संविधान की बात मैं कर रहा हूँ, और जो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बात मैंने पहले के 2 लेक्चर्स में की थी। उसके बाद से हम जो लगातार बात कर रहे हैं वही नेक्स्ट के बारे में कर रहे हैं, और अब हम कोड्स के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी ही क्लासें और अभी जाएंगी इन कोड को पूरा पढ़ने में, नेक्स्ट को पूरा पढ़ने में। और उसके बाद फिर अगले 40% पोर्शन पे हम आ पाएंगे, जो मैंने आपको बताया, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, आईएलओ क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बेसिकली होता क्या है, उस पे, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे कि हाँ, हमें कुछ इसके आसपास हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है वो रिपील हो रहा है कोड ऑन वेजेस से। कोड ऑन वेजेस का अब ये पूरा एक्ट मात्र एक चैप्टर 4 बन के रह गया, जो मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमको पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं अभी एग्जाम के हिसाब से, जब तक एग्जाम हो रहा है। अगर अक्टूबर में पेपर है तो सितंबर का करंट अफेयर नहीं पूछेगी यूपीएससी, तो वही पूछेगी वो जो हुआ है। और अभी इतना हुआ है कि कोड बने हैं और वो एक्ट भी अभी लागू हैं, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या बदलाव आए, या फिर कौन सी चीज सेम रह गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से बदलाव आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और कोड भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने पहले पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस जो एक्ट पढ़े, उसके बाद हमने कोड पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में जब आया था, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये होल ऑफ इंडिया पे लागू है, ठीक है। ये ऐसी सभी कंपनीज पे लागू है
जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल के, एक गजट निकाल के इससे कम जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन पे भी लागू कर सकती है, लेकिन उसका नंबर 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अकाउंटिंग ईयर्स में आप ले रहे हो वो कोई भी हो सकता है। जैसे अभी जो वेज कोड है हमारा, उसमें तो लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से ही कमेंस होना चाहिए। इसमें यह था कि 1 अप्रैल से कमेंस हो सकता है, 31 मार्च को एंडिंग हो सकता है। और अगर आप किसी और टाइम से चलते हो जहां पे आप क्लोज कर देते हो आपकी बुक्स को, ठीक है, आपके अकाउंट बुक्स को आप क्लोज कर देते हो, वही हम अकाउंटिंग ईयर मान लेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग था, मतलब यही था कि जो भी आप जहाँ पे एंड कर दोगे वो हम मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डेफिनेशंस में चलते हैं। तो डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन है वो अकाउंटिंग ईयर की, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम, तो जो भी आपकी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एग्रीकल्चरल इनकम है वही इसका मतलब है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ का क्या मतलब है, जो भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया हुआ है वही एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ है। ठीक है, अलोकेबल सरप्लस, अलोकेबल सरप्लस को इसमें कहा गया है, जो हमारा वेज कोड है, कि 60% जो आपका अलोकेबल सरप्लस है, जो आपका प्रॉफिट और उसमें से डिडक्शन हमने वेज कोड में भी देखे, हम इसमें भी देखेंगे कि कैसे वो निकाले जाते हैं। उनके बाद में जो आपका अलोकेबल सरप्लस बचता है बोनस में आप जिसको दे सकते हो, उसका आपको 60% ही देना है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि 60% देना है, फॉरेन कंपनीज के लिए 67% तक हो सकता है। अभी वेज कोड में क्या है कि 60% तक ही आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो आपको पता ही है, जहां पे सेंट्रल है वहां पे सेंट्रल, जहां पे स्टेट है वहां स्टेट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टैक्स लिया जा सकता है, और जहां भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है। अवेलेबल सरप्लस, इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 5 के अंतर्गत है वही अवेलेबल सरप्लस है। अवार्ड का मतलब जैसा आपको पता है कि कोई भी कोर्ट है, कोई भी ट्रिब्यूनल है, और उससे जो सेटलमेंट हुआ है फाइनल, उसको हम अवार्ड कहते हैं। बैंकिंग कंपनी किसको कहते हैं, जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 एक्ट के तहत है उसको बैंकिंग कंपनी कहते हैं। कंपनी किसको कहते हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसमें लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको कहते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत है। कॉर्पोरेशन किसको कहते हैं, कॉर्पोरेशन मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, डजंट इंक्लूड ए कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले भी ये डेफिनेशन आई थी कॉर्पोरेशन की कि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट जो किसी भी सेंट्रल प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट से बना हुआ है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो वेज कोड में लिखा हुआ था वही यहाँ पे है कि जो भी टैक्स चार्जेबल है इनकम टैक्स एक्ट में, सरप्लस प्रॉफिट टैक्स एक्ट 1963 और कंपनी सरटैक्स एक्ट 1964, इनमें जो एक्ट है, और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ, उसे ही हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कोई भी एम्प्लॉय जिसकी जो वेज है वो 3,500 रुपए से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, वेज कोड में ऐसा नहीं है, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो कोई भी वर्क करे लेकिन उसकी जो वेज है वो 3,500 से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 7 में कहा गया है एम्प्लॉयर। ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर सरकार किसी को भी अथॉरिटी देती है किसी कंपनी को चलाने की, सुपरविजन करने की, तो वो एम्प्लॉयर है। अगर वो नहीं है तो लोकल अथॉरिटी, अगर वो नहीं है तो सीईओ है, अगर वो भी नहीं है तो जो भी सुपरविजन कर रहा है वो एम्प्लॉयर कहा जाएगा, या कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर में नहीं है उनको हम प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर किसको कहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1957 सॉरी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत है। ठीक है, या फिर कोई कॉरपोरेशन जिसमें 40% से कम कैपिटल है गवर्नमेंट का, वो नहीं होगी। 40% से ऊपर वाली ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें चाहे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो, या फिर कोई कॉरपोरेशन ओन्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसकी 40% से हिस्सेदारी अगर ज्यादा है तो उसको हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर कहेंगे। फैक्ट्री किसको कहेंगे, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहेंगे, जो सेक्शन 4 के हिसाब से इसमें कैलकुलेट होगा। इनकम टैक्स एक्ट कहेंगे हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। सैलरी ऑफ वेज, सैलरी ऑफ वेज में आपको पता है क्या क्या काउंट होता है। ठीक है, जो भी आपको मिलता है आपके काम के एवज में वो काउंट होता है, आपका डीए काउंट होता है, कोई और अलाउंसेस अगर आपको मिल रहा है वो काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या इंक्लूड नहीं होता है,
टाइम बीइंग के लिए अगर कोई आपको अलाउंस दिया जा रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, कोई कंसेशन दिया जा रहा है, कोई बोनस दिया जा रहा है, ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन आपका पेड हो रहा है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, किसी अदर यूनियन के लिए, ठीक है, या कोई रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, या कोई भी कमीशन अलग से दिया जा रहा है, वो काउंट इसमें नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से इसको देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन के बाद जो अगला चालू है, इसमें है एस्टेब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। अगर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी अलग डिपार्टमेंट है, अंडरटेकिंग्स है या ब्रांचेस हैं, तो उसको हम एक काउंट करेंगे अगर वो अपना जितने भी स्टाफ है, अपना जितना भी, सबके लिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम उसको अदर ब्रांचेस को भी एक ही काउंट करेंगे। अगर वो अलग अलग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तब उनको सेपरेट काउंट किया जाएगा। अगर कमेंसिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर से ठीक पहले उन्होंने एक में मिला नहीं लिया है, तो उनको अलग काउंट किया जाएगा अगर अलग बैलेंस शीट बनती है तो, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे किया जाएगा? बैंकिंग कंपनी के केस में फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से, और किसी भी अदर कंपनी के हिसाब के लिए सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। तो इस जो एक्ट है इसके 4 शेड्यूल, इसमें पहला शेड्यूल है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर बैंकिंग कंपनी, सेकंड है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अदर बैंकिंग कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। तो अवेलेबल सरप्लस में क्या क्या डिडक्ट होगा वो हम सेक्शन 6 में देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से कटेंगे। सम्स डिडक्टेबल जो है वो सेक्शन 6 में है। सेक्शन 5 में कंप्यूटेबल जो अवेलेबल सरप्लस है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपको डायरेक्ट टैक्स सेक्शन 6 के हिसाब से हटाएंगे, और उसका 60% से ज्यादा आपको नहीं देना। फॉरेन कंपनी केस में इसमें 67 था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या जो है वो काउंट होते हैं सम्स डिडक्टेबल में। तो एनी अमाउंट बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो भी डेप्रिसिएशन आपकी मशीनरी में या किसी भी चीज में वो एडमिसिबल है सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो माना जाएगा। एनी अमाउंट बाय वे विच द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट हिज इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और कोई भी जो अमाउंट डिडक्टिंग के लिए एडमिसिबल है, यानी किया जा सकता है, वो आएगा इसमें, ठीक है। और क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 एनी डायरेक्ट टैक्स विच एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे। सेक्शन 7 के हिसाब से जो भी डायरेक्ट टैक्स वो पेएबल है, ठीक है, लायबल है पे करने के लिए वो, और सच फर्दर सम्स आर स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर इन थर्ड शेड्यूल। और भी जो थर्ड शेड्यूल है इसका, इस एक्ट का, उसमें बताया गया है कि और कौन से सम है जो पेएबल होंगे, कटेंगे आपके प्रॉफिट में से, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन 7 है इसका, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। तो डायरेक्ट टैक्स जो है उसका हमको कैसे कैलकुलेशन करना है, तो ये जो है वो नहीं लगेंगे उसमें। कौन से? एनी लॉस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। किसी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में कोई लॉस हुआ है तो उसको वो इसमें काउंट नहीं करेगा। एनी एरियर्स फॉर डेप्रिसिएशन विच द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू एड द अमाउंट ऑफ allowance for depreciation for any falling under section 32 of income tax act। section 32 of income tax act के हिसाब से कोई भी जो डेप्रिसिएशन का एरियर है, ठीक है, वो नहीं कटेगा। एनी एग्जाम्पशन कन्फर्ड बाय कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 1965। तो कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 1965 के तहत कोई भी एग्जाम्पशन दिया गया है वो इसमें काउंट नहीं होगा। अब क्या क्या काउंट होगा? अगर एम्प्लॉयर एक रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो सेक्शन 32 के हिसाब से वो इस पर लागू नहीं होंगी ये चीजें, ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयर है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या इंडिविजुअल है, तो जो टैक्स पेएबल है इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से वो ही उस पर अप्लाई होगा। अगर एक एम्प्लॉयर की जो इनकम है उसमें प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स से भी आता है, यानी वो कुछ गुड्स का एक्सपोर्ट करता है और उससे उसको मिलता है प्रॉफिट, तो उस केस में जो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर रिबेट दी हुई है वो इसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी जो अलग से उसका कोई सेक्टर है जहां पे उसको रिबेट मिली हुई है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। तो यही वेज कोड में और यही यहाँ पे है कि वो 30 दिन उसने काम किया होना चाहिए, ठीक है, पिछले अकाउंटिंग ईयर में। अब किस किस बेस पर उसको नहीं मिलेगा बोनस, जो कि वेज कोड में भी है कि उसको फ्रॉड या वायलेंट बिहेवियर या चोरी, मिस अप्रोप्रिएशन या सेक्सुअल हरेसमेंट इन आधार पर अगर निकाला गया है तो उसको बोनस पे नहीं होगा। अब क्या है पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस?
पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस वही है जो लिखा हुआ है वेज कोड में कि 8.33% ऑफ द सैलरी और 100 रुपीज विच एवर इज हायर, वो मिनिमम बोनस पेएबल है, चाहे आपके पास सरप्लस है या नहीं, इतना आपको देना ही देना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 2,500 से ज़्यादा है तो उसकी सैलरी 2,500 मान के ये कंडीशन अप्लाई की जाएंगी, और अगर कोई बच्चा है तो 15 साल से छोटा तो उसके लिए 100 रुपये की जगह 60 रुपये माना जाएगा। ठीक है, वेज कोड में ऐसा नहीं है। वेज कोड में ऐसा है कि अगर इससे ज़्यादा आपकी सैलरी है, बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 20% ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको 2,500 मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बोनस मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका है वो किसी भी तरीके से आपकी सैलरी के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद प्रपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस। अगर कोई एम्प्लॉय पूरे टाइम नहीं आया है, ठीक है, वो कम टाइम आया है, तो उसका बोनस उस हिसाब से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें वर्किंग डेज को आप कैसे काउंट करोगे? वर्किंग डेज को आप काउंट करोगे अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत वो आ रहा है ऑफिस तो उसे आता हुआ माना जाएगा। वो सैलरी विद वेजेस पे है तो उसे माना जाएगा। अगर वो एब्सेंट ड्यूटी ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट या कोई एक्सीडेंट है तो भी उसे वर्किंग माना जाएगा। एम्प्लॉय हैज बीन ऑन मैटरनिटी लीव विद सैलरी और वेजेस, तब भी उसे माना जाएगा। ठीक है, मैटरनिटी लीव पे हो, कोई एक्सीडेंट की वजह से हो, सैलरी विद वेजेस हो, या फिर डिस्प्यूट एक्ट 1947 और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत हो तो उसे माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नई कंपनियों के लिए। जैसा कि वेज कोड में भी है कि नई कंपनियों के लिए 5 साल का अलग प्रोसीजर है, 6-7 का अलग प्रोसीजर है, और फिर 8वें साल से नियम लागू होगा कि आपको देना ही देना है, चाहे हो या नहीं हो। इसमें सेट ऑन और सेट ऑफ एक टर्म्स आती है जो मैंने आपको बताया था, फिर से सुन लीजिए। अगर कोई अकाउंटिंग ईयर में आपके पास सरप्लस बच जाता है देने के बाद भी, तो वो आपके नेक्स्ट ईयर में जाएगा, उसको हम सेट ऑन कहेंगे। ठीक है, अगर आपको देने के बाद आपकी डेफिशिएंसी आ जाती है या लॉस है तो वो सेट ऑफ के रूप में अगले ईयर में जाएगा, और अगले ईयर में पहले सेट ऑन सेट ऑफ बैलेंस किए जाएंगे, उसके बाद बोनस दिया जाएगा। पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। अगर आपकी डेफिशिएंसी तो आप पहले उसे बराबर करोगे, आपका सेट ऑन था तो पहले वो देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले जो 5 साल होंगे किसी भी कंपनी के, उसमें जो उसी अकाउंटिंग ईयर में उसको फायदा हुआ है वही देखा जाएगा। ठीक है, किसी और अकाउंटिंग ईयर का सेट ऑफ नहीं देखा जाएगा। उसी अकाउंटिंग ईयर में अगर उसको फायदा हुआ है तभी वो देने के लिए लायबल है। ठीक है, पहले 4 साल तक की कंडीशन रहेगी, उसके बाद 5वें साल में दिया जाएगा उसके हिसाब से, और छठे साल में 5वें और छठे साल का सेट ऑफ देखा जाएगा। 7वें साल में 5वें, 6वें और 7वें साल का सेट ऑफ देखा जाएगा, और 8वें से सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। अब इसमें किसको आप नई मानोगे और किसको नई कंपनी नहीं मानोगे? अगर कोई पहले से चल रही थी कंपनी, ठीक है, और उसने ब्रांच खोली है, ठीक है, और उसकी ब्रांच जो है उसको आप अलग मानोगे। अगर उसका सारा सेटअप अलग है, उसके एम्प्लॉयज अलग है, उसका सब कुछ अलग है, नई बैलेंस शीट है, सब कुछ आप उसको मानोगे। लेकिन उसमें वो एम्प्लॉयज हैं या वो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको आप पहले से बोनस दे रहे थे, तब इस एक्ट के तहत उसको नई कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि किन किन केस में आपका बोनस कट सकता है। जो वेजेस कोड में है वही बात यहाँ पे है कि अगर कोई पूजा बोनस के रूप में किसी एम्प्लॉयर ने पहले कुछ बोनस दे दिया है, या फिर पार्ट बोनस पहले उसने पे कर दिया है, तो फिर उसको बैलेंस ही पे करना है। अगर कोई आपसे दिक्कत हुई है, आपने कोई लॉस किया है, तो आपके बोनस में से उसको काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वो बोनस आपको मिलेगा अगर बचेगा तो। आपको कब तक दे देना है? जब तक वो आपका ईयर खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर, उसके 8 महीने के अंदर आपको दे देना है। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है और उसका सेटलमेंट हुआ है तो सेटलमेंट के 1 महीने के अंदर आपको दे देना है। अगर 8 महीने के अंदर आप नहीं दे पाए तो आपको रीजन देना पड़ेगा आपने क्यों नहीं दिया, और फिर भी आपको मैक्सिमम 2 साल के अंदर दे देना है। ठीक है, ये कब कब लागू होगा? एक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन केसेस। पब्लिक सेक्टर में कब कब लागू होगा? जब कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और वो प्राइवेट सेक्टर की तरह ही उत्पाद बेच रही है, और उनसे उसको जो आमदनी है, जो उसका प्रॉफिट है, वो उसके ग्रॉस प्रॉफिट का 20% है। ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। वैसे तो ये गवर्नमेंट सेक्टर पे अप्लाई नहीं है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी
प्रोडक्ट्स बेच रही है, जो प्राइवेट कंपनी भी बेचती है, और उसके साथ उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% वहां से आ रहा है, तब ये सारे नियम उस पर एक प्राइवेट कंपनी की तरह अप्लाई होंगे। ठीक है। रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, रिकवरी किस तरह की जाएगी? जब भी आपका बोनस अटक गया है या फिर किसी की डेथ भी हो गई है, तब भी उस केस में भी जो उसका नॉमिनी है, असाइनी है, जिसका नहीं आया वो तो कर ही सकता है, डेथ के केस में जो उसका नॉमिनी असाइनी है वो भी कर सकता है। ठीक है। और वो फिर आपके मैनेजमेंट से बोल सकता है, कोर्ट से बोल सकता है, और उस हिसाब से आपको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ेगा। सरकार एक कलेक्टर नियुक्त करेगी और आपको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में उसको वापस करना होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, किस रूप में वापस किया जाएगा, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में। ठीक है। रेफरेंस इसके कहाँ जाएंगे? डिस्प्यूट्स जो भी होंगे इस एक्ट के तहत, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट माना जाएगा। ठीक है। और उसी हिसाब से उनका कोर्ट में जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का निपटारा होता है वैसे ही इनका होगा। ठीक है। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अगर कोई गलत बता रहा तो उसको कैसे मानोगे? जो भी कोई कंपनी है उसमें वो जो बता रहा है उसको मान लिया जाएगा अगर उसके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं। ठीक है। अगर उसके अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है तो जो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जिसपे अपीलेट अथॉरिटी जो भी जिसके पास वो केस आया वो उसको ऑडिट कराने को बोलेगी। अगर वो उसके ऑडिट से संतुष्ट है या फिर उसने ऑडिट कराया ही नहीं, दोनों ही केस में अगर वो संतुष्ट है और उसने ऑडिट कराया ही नहीं, तब अपने हिसाब से ऑडिटर भेजेगी। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी, और उसका सारा खर्चा एम्प्लॉयर को देना होगा और फिर वो जो ऑडिटर कहेगा वो माना जाएगा। ठीक है। किसी भी बैंकिंग कंपनीज को उनके ऑडिटेड अकाउंट्स के केस में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, यानी बैंकिंग कंपनीज के ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिटेड जो अकाउंट्स है उनको फाइनल माना जाएगा। बाकी जो कंपनी है उनके अकाउंट्स को फाइनल नहीं मान सकते। ठीक है। तो आप अपने ऑडिटर भी भेज सकते हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि इन्होंने कंप्यूटेशन तो सही किया है, गिना सही है, लेकिन इनकी बैलेंस शीट में कुछ गलती है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। तो मेंटेनेंस तो आपको रजिस्टर और रिकॉर्ड्स का रखना ही है। इसके बाद आती है इंस्पेक्टर्स की। तो जैसा कि इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर इसको नाम दिया गया वेज कोड में, और यहाँ पे इंस्पेक्टर्स है तो गवर्नमेंट जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वहाँ पे वो ऑफिशियल गजट से नियुक्त कर सकती है इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जा सकता है, एग्जामिन कर सकता है, सीज कर सकता है। ठीक है। और कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको इंडियन पीनल कोड के हिसाब से इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर उसमें वो सारी शक्तियां मानी जाएंगी और उसका जो कहा है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज है उनसे वो ऐसी जो इंफॉर्मेशन से नहीं मांग सकता जो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे उनका जो ऑडिटेड अकाउंट है वो फाइनल है, उन्होंने जो दिया वो फाइनल है, उनसे इंस्पेक्टर नहीं मांग सकता। ठीक है। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी इस एक्ट के तहत जो है वो आपको 6 महीने की सजा या फिर 1,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन वेज कोड के हिसाब से इसको 20,000 किया गया है, और दोबारा करता है 5 साल के अंदर तो 40,000 तक की बात है। ठीक है। कंपनीज जो ऑफेंस करती हैं उसके केस में भी उनको कब छोड़ दिया जाएगा? अगर वो ये प्रूव कर देती हैं कि उनकी नॉलेज के बाहर हुआ है। ठीक है। और उन्होंने ड्यू डिलीजेंस से काम किया था, यानी उन्होंने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से काम किया था, फिर भी गलती हुई है। किसी भी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दिया जाएगा अगर उसने गवर्नमेंट के हिसाब से और गुड फेथ में कोई काम किया है। ठीक है। उस बेस पर उसको छोड़ा जा सकता है। इस टर्म के लिए कंपनी किसको कहा जाएगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई भी फर्म, बॉडी या इंडिविजुअल्स के एसोसिएशन को कंपनी कहा जाएगा। डायरेक्टर किसको कहा जाएगा? मीन्स ए पार्टनर इन द फर्म, जो पार्टनर है फर्म में उसको डायरेक्टर कहा जाएगा। ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अगर अवमानना आप करते हो तो मजिस्ट्रेट के सामने, प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट जैसा एक्ट में भी कहा गया है वेज कोड में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे नहीं होना चाहिए, वैसा ही यहाँ पे कहा गया है कि फिर ये रीजनल लेबर कमिश्नर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेबर कमिश्नर, और इससे नीचे मामले नहीं सुने जाएंगे और उनके पास फिर ये केस जाएगा। ठीक है। और क्या कंडीशंस हैं? कोई भी ऐसी कंपनी है और उसके ट्रेड यूनियन के बीच में, ठीक है, ये पहले से एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इस एक्ट के पहले से या फिर बाद में ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो प्रोडक्टिविटी के बेस पे है कि इतना प्रोडक्टिविटी होगी तो हमको इतना प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। अगर कुछ ऐसा पहले से एग्रीमेंट है तो इस एक्ट के सेक्शन 10 के तहत वो बाध्य नहीं है, वो फिर
जो पहले का उनका एग्रीमेंट है वो उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन तब भी 20% से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट वही है, उससे ज़्यादा बोनस नहीं दिया जा सकता। अभी किस दिन पे अप्लाई नहीं होगा तो वेजेस कोड में भी है और यहाँ पे भी सेम बातें हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत जो बनी हुई हैं, डॉक वर्कर्स एक्ट 1948 के तहत बनी हुई हैं, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के थ्रू बनी हुई हैं, या फिर कोई सोसाइटी है जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या इसकी ब्रांचेस हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, या एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग रिलेशंस, सॉरी बिल्डिंग ऑपरेशंस पे कोई लगा हुआ है एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू लगे हुए हैं, या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई, आईएफसीआई, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो आते हैं उनसे रिलेटेड कोई है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऐसी चीज या कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी चाहे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना हो गवर्नमेंट के किसी एक्ट से बने हुए ऑर्गेनाइजेशन में है तो उस पर लागू नहीं होगा। लागू होने की कंडीशन क्या है जो मैंने आपको बताई, अगर उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट की तरह उत्पाद को बेचने से आता है तो उस पर ये लागू होंगे। किस किस एक्ट को यहाँ छोड़ दिया गया है, जो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड या बोनस स्कीम्स एक्ट 1948 है उसकी स्कीम्स के तहत अगर कोई मामला आता है तो वहां पे उसी का रहेगा, ठीक है, इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। पावर टू एग्जेम्प्ट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो चाहे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकती है, किसी सेक्शन से एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स यानी जो भी इंस्पेक्टर है, रजिस्टर है, जो भी चीजें हैं उनके आधार पे ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कौन से लॉ इससे बाधित नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इससे बाधित नहीं होता, उसके जो नियम कानून है वो ऐसे ही रहेंगे। कौन कौन से एक्ट इससे रिपील हुए थे, पेमेंट ऑफ बोनस ऑर्डिनेंस 1965 इससे रिपील हुआ था और ऐसा कोई भी एक्ट जो इस तरह का है बोनस से रिलेटेड वो रिपील हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है उसमें यह है कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। सेकंड शेड्यूल में है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी। थर्ड शेड्यूल में है कौन कौन से सम्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है, फाइनल अलोकेबल सरप्लस निकालने के लिए बैंकिंग कंपनी के अलावा के केस में, ठीक है, और बैंकिंग कंपनी भी हो दोनों के केस में सम्स जो है वो कौन कौन से डिडक्ट किए जाएंगे। और जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें बात है सेट ऑन सेट ऑफ की कि वो किस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे। तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था, ठीक है, जिसको इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि वेजेस कोड के हिसाब से सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया उसी तरीके से सब्जेक्ट को लेके चलना है, डरिए मत, डरना छोड़ दीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।